बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास क्या है, केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर का। हमारे पास क्या है, लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 है ना, या लेक्चर नंबर 3? लेक्चर नंबर 4। एक मैंने शायद 2 लेक्चर पढ़ा है, इसी पे 3 पढ़ा है ना। अच्छा, लेक्चर नंबर 3 या लेक्चर नंबर 4 मैंने लिखा है रिलेटिव एटॉमिक मास। देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है? रिलेटिव का मतलब क्या है? कंपेयर करना एटॉमिक मास। देखो, हम जब दुकानदार के पास जाते हैं ना, हम दुकानदार को बोलते हैं ना कि 1 केजी की चीनी दे दो, 2 केजी चीनी दे दो, 3 केजी चीनी दे दो, या उसको हम बोलते हैं ना, जो सबसे मशहूर सब्जी है पाकिस्तान की, क्या है? आलू। आलू जब हम देते हैं 2 केजी आलू दे दो, 3 केजी आलू दे दो, 10 केजी, तो वहां पर वो एक स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करता है या नहीं? वहां पर 5 केजी का स्टैंडर्ड लगता है, फिर यहाँ पर आलू रखते हैं। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं ये 5 केजी कंप्लीट हो गया। तो 5 केजी क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इसी वजह से हमारे पास क्या है, हमने मास, अगर हमें एटम का मास मालूम करना है ना, एटम का मास को हमने क्या करना है? मेजर करना है। तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम भी वही 5 केजी यूज करेंगे, 3 केजी यूज करेंगे? नहीं। देखो, अगर मैं यहां से कहूं, देखो अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज आपके सामने अगर मैं ये डॉट लिखूं, देखो मैंने थोड़ा बड़ा बना है, इस एक डॉट में बहुत सारे थाउजेंड मिलियंस ऑफ क्या मौजूद है? एटम्स मौजूद है। क्या मौजूद है इसमें? एटम्स मौजूद है, मिलियंस ऑफ एटम मौजूद है। तो अगर मैं कहूंगा इतने छोटे पार्टिकल का अगर मैंने मास मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैंने इसके लिए एक साइंटिस्ट ने एक स्टैंडर्ड बनाया। सबसे पहले उसने जो स्टैंडर्ड लिया वो क्या लिया था? हाइड्रोजन लिया था। क्या लिया था? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बाद में क्या हो गया? उस हाइड्रोजन को छोड़ दिया। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? कार्बन 12। हम क्या यूज कर रहे हैं? कार्बन 12। हाइड्रोजन को हम इसी वजह से छोड़ दिया क्योंकि ये फ्लेमेबल है, ये आग को पकड़ता है। किसको पकड़ता है? आग को पकड़ता है। इसी वजह से अभी हम क्या यूज कर रहे हैं? कार्बन 12। ये स्टैंडर्ड भी है, नेचर में ज्यादा पाया भी जाता है। अब देखो, रिलेटिव एटॉमिक मास हम किस तरह लेते हैं? कार्बन का मास नंबर क्या है? 12। कार्बन का मास क्या है? 12। आपने क्या करना है? इस कार्बन का जो मास नंबर क्या है? 12। आपने कार्बन के कितने हिस्से बनाने हैं? 12 हिस्से बनाने। कितने हिस्से बनाने हैं? 12। देखो, अगर मैं कार्बन ले लू, यहां पर देखो मैंने क्या ले लिया? कार्बन। लेट सपोज मैं यहाँ पर चित्र सही जगह हो, देखो अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज ये कार्बन है, कार्बन के मैंने कितने हिस्से बनाने हैं? 12। एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हिस्से बने? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेट सपोज ये 10, 11, ये क्या बनेंगे? 12। ये कितने हिस्से बन गए? 12। लेट सपोज एक हिस्सा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, फिर से एक कम हो गया 11, यहाँ पर एक लिख लो 12। कितने से हो गए? 12। तो कार्बन के मैंने कितने हिस्से बना लिए? 12 हिस्से बना लिए। उन 12 हिस्से में से मैंने क्या करना है? सिर्फ एक हिस्सा उठाना। क्या उठाना है? एक हिस्सा उठाना है। और वो कौन सा हिस्सा है? 12वां हिस्सा। कार्बन को मैंने उठाया, कितने हिस्सों में तकसीम किया? 12 हिस्सों में तकसीम किया। इन 12 हिस्सों में से मैंने 12वां हिस्सा उठाना है। कौन सा हिस्सा उठाना है? ये 12वां वाला हिस्सा उठाना है। तो इसी वजह से इस 12वां वाला हिस्सा जब मैं उठाऊंगा तो इसको मैं स्टैंडर्ड के तौर पर यूज करूंगा बाकी एटम के मास को मेजर करने के लिए। तो समझ आ गया? कार्बन क्या है? जब आप कार्बन 12 लोगे तो कार्बन 12 के कितने हिस्से बनाओगे? 12 हिस्से बनाओगे। तो उन 12 हिस्सों में से जो 12वां हिस्सा है, जो 12 पार्ट है, 12 पार्ट है मतलब 12वां हिस्सा है, उस 12वां हिस्से को मैं उठाऊंगा। फिर उस 12वां हिस्से को जब मैं उठाऊंगा उसको क्या बनाऊंगा? एक स्टैंडर्ड बनाऊंगा। फिर क्या करूंगा? दूसरे एटम का मास उससे कंपेयर करूंगा। मैं क्या करूंगा? मेजर करूंगा। तो मैंने क्या लिखा है? मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कंपेयर्ड विद 1/12 ऑफ कार्बन 12। 1/12 ऑफ कार्बन 12 का मतलब क्या है? 1/12 का मतलब क्या है? कितनी हिस्से इसके बन गए कार्बन के? 12। तो 1/12, ये जो 12वां हिस्सा बनेगा ये क्या बनेगा? 1/12 ऑफ कार्बन 12। मतलब कार्बन का ये कौन सा हिस्सा है? 12वां हिस्सा। तो हम क्या लिखेंगे? 1/12 ऑफ कार्बन 12। 1/12 ऑफ कार्बन 12 लिखेंगे। तो ये अगर हम क्या करेंगे, किसी भी एटम का अगर हमने मास को मेजर करना है तो हम क्या करेंगे? 1/12 ऑफ कार्बन 12 मतलब कार्बन के 12वें हिस्से के साथ हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। फिर हम उस एटम का मास को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। सिंपल। जिस तरह ये मेरे पास क्या है, एक डब्बा है, अगर मैं इसके कितने हिस्से बना दूं? 12 हिस्से बना दूं, तो मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं इसका 12वां हिस्सा उठाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा? 1/12 ऑफ दिस बॉक्स। क्या लिखूंगा?
1/12 ऑफ दिस बॉक्स, इस तरह लिखूंगा। मतलब इस 12 का जो 12वां हिस्सा है मैं उसको क्या उठाऊंगा, एक स्टैंडर्ड बनाऊंगा, फिर उसको क्या करूंगा, दूसरे एटम के मास इसको कंपेयर करूंगा, दूसरे एटम के मास इस 1/12 ऑफ कार्बन के साथ कंपेयर करूंगा, मैं मास क्या करूंगा, मेजर करूंगा। सिंपल। इस तरह मैं क्या करूंगा, लेट सपोज मेरे साथ एक बैलेंस है, यहाँ पर एक है, लेट सपोज दूसरा है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, कार्बन 1/12 ऑफ C12, कार्बन का 12वां हिस्सा देखूंगा। यहाँ पर मैं क्या रखता हूँ, लेट सपोज क्या रखता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पर ऑक्सीजन रखता हूँ। क्या रखता हूँ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास नंबर क्या है, 16। तो मैं क्या करूंगा, इस साइड पर अगर मैंने इन दोनों का मास बराबर लाना है, मैं यहाँ पर कितने कार्बन 12 के हिस्से डालूंगा, मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह क्या है, छोटे छोटे 1/12 ऑफ कार्बन 12, मतलब जो कार्बन का 12वां हिस्सा है, मैंने 16 दफा कार्बन के 12 हिस्से यहाँ पर डालने हैं। मतलब जो 16 दफा मैंने क्या करना है, कार्बन के 12 हिस्से यहाँ पर डालने हैं, तब इन दोनों का मास क्या हो जाएगा, बराबर। जितना यहाँ पर मास होगा उतने ही आपने कार्बन 12 के हिस्से डालने हैं, तब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अगर मैं यहाँ पर एक और लेट सपोज एक बैलेंस से यहाँ पर मैंने रख दिया, लेट सपोज मैंने क्या रख दिया, कोई भी एटम आप सोच सकते हो, जिस तरह हाइड्रोजन, क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है, 1, क्या है, मास नंबर। तो अगर मैं क्या करूंगा, 1/12 12वां हिस्सा कार्बन 12 का उठाऊंगा ना, तो यहाँ पर हाइड्रोजन रखूंगा। क्या रखूंगा, हाइड्रोजन। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसका मतलब क्या है, हाइड्रोजन का मास क्या बनेगा, 1 AMU। क्या बनेगा, 1 AMU। यहाँ पर जब मैंने ऑक्सीजन के साथ कंपेयर किया, ऑक्सीजन का मास 16 नंबर था, तो मैंने 1/12 ऑफ कार्बन 12, जो कार्बन का 12वां हिस्सा था, मैंने कितने यहाँ पर डाले, जब ऑक्सीजन के साथ बराबर हो गए, ऑक्सीजन का मास नंबर 16, तो मैं यहाँ पर कार्बन का जो 12वां हिस्सा है 16 दफा यहाँ पर रखूंगा, 16 इस तरह कार्बन 12 के 12वां हिस्सा रखूंगा, तो तब इन दोनों का मास बराबर हो जाएगा। मैं क्या कहूंगा, ऑक्सीजन का मास क्या बना, 16 AMU। क्या बना, 16 AMU। देखो सिंपल, अगर मैं चकू कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 समझ आ गया ना, कार्बन 12 का मतलब क्या है, जिसका मास नंबर क्या है, 12। अगर मैं कार्बन के कितने हिस्से बनाऊं, 12 हिस्से बनाओ, तो उन अगर मैं उस 12वें हिस्से को उठाऊंगा, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/12 ऑफ कार्बन 12, 1/12 ऑफ कार्बन 12, मतलब इस कार्बन का 12वां हिस्सा। तो मैं इस कार्बन का 12वां हिस्सा उठाऊंगा, उसको क्या रखूंगा, इस तरह एक स्टैंडर्ड की तरह, जिस तरह हम क्या है, तराजू आलू को मेयर करने के लिए, उसी तरह चीनी को मेयर करने के लिए स्टैंडर्ड यूज करते हैं यानी, तो इसी तरह मैंने इसको क्या बनाया, कार्बन का जो 12वां हिस्सा है, जिसको 1/12 ऑफ कार्बन 12, इसको मैं स्टैंडर्ड बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, स्टैंडर्ड बनाऊंगा। अगर मैंने ऑक्सीजन का मास मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा, एक साइड पे कार्बन 12 डालूंगा, दूसरे साइड पे क्या रखूंगा, हाइड्रोजन। अगर मैंने कार्बन 12, देखो कार्बन तो हमारे पास बहुत सारे मौजूद है, क्या है, बहुत सारे मौजूद है। तो अगर मैं इसी तरह क्या करूंगा, कार्बन के जो 12वें हिस्से है ना, बहुत सारे बनाऊंगा। क्या करूंगा, बहुत सारे इस तरह कार्बन उठाऊंगा, उसको इस तरह 12 हिस्सों में कन्वर्ट करूंगा, उससे 12वां हिस्सा निकालूंगा, तो इस तरह बहुत सारे बनाऊंगा, ताकि मैं दूसरे क्या है, एटम का मास को मेजर करने के लिए अपने साथ रख लू। क्या करूं, रख लू। तो अगर मैं यहाँ पर हाइड्रोजन रखूंगा, हाइड्रोजन का मास नंबर क्या है, 1, तो यहाँ पर कार्बन 12 का मैं अगर एक 12वां हिस्सा डालूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन का मास 1 AMU बन जाएगा। अगर मैं लेट सपोज इस साइड पे क्या रखता हूँ, ऑक्सीजन रखता हूँ, क्या रखता हूँ, ऑक्सीजन रखता हूँ, और इस साइड पे मैंने क्या रखा, कार्बन 12, जो स्टैंडर्ड है मैंने मेजर करना है। तो ऑक्सीजन का मास नंबर क्या है, 16। तो मैं क्या करूंगा, ये दोनों कब बराबर हो जाएंगे, तब बराबर हो जाएंगे जब मैं इस साइड पर कार्बन के जो 12वां हिस्सा है, मैं कितने, जो कार्बन का 12 हिस्सा है, मतलब 12वां हिस्सा है, यहाँ पर कितने हिस्से डालूंगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, 16, क्योंकि मास नंबर ऑक्सीजन का क्या है, 16। तो मैं यहाँ पर कार्बन का जो 12वां हिस्सा है, कितने यहाँ पर डालूंगा, 16 डालूंगा, 1 2 3 4 5 6, उसी तरह 16 हिस्से यहाँ पर डालूंगा, तब इन दोनों का मास क्या हो जाएगा, बराबर। तब हम कहेंगे ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 AMU। तो सिंपल आपने क्या करना है, किस तरह समझना है, कार्बन का जो 12 हिस्सा है, 12वां मतलब 12 पार्ट है, उसको आपने एक केजी की तरह समझना है। किस तरह समझना है, एक केजी की तरह समझना है। और ऑक्सीजन का मास क्या है, 16। अगर आपने क्या करना है, ऑक्सीजन का मास मेजर करना है, तो आपने दूसरी तरफ कितने कार्बन के 12 हिस्से डालने, मतलब कार्बन का जो 12 पार्ट है वो कितने डालने होंगे, 16 ही डालने होंगे, तब ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरह मेजर करते हैं, सिंपल। तो अब ये जो कार्बन का 12वां हिस्सा है, इसको हम इंग्लिश की जुबान में क्या नाम देते हैं, अब देखो यूनिट हमारे पास, रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट क्या है, एटॉमिक मास यूनिट। सिंपल। आप देखो, अब ये जो AMU है, ये दरअसल में है क्या, अगर हमने कहा ये हमारे पास यूनिट है रिलेटिव एटॉमिक मास का, तो AMU है क्या, 1/12
द पार्ट ऑफ कार्बन 12। देखो कार्बन का ये जो 12वां हिस्सा है, कार्बन का जो 12वां हिस्सा है, इसको हम क्या नाम देते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो कार्बन के जो हमने 12 हिस्से बनाए, वो 12वां हिस्सा को हमने एक स्टैंडर्ड के तौर पर हम यूज करते हैं बाकी एटम के मास को मेजर करने के लिए। ये जो 12वां हिस्सा है, इसको हम क्या नाम देंगे, एटॉमिक मास यूनिट। केमिस्ट्री की जुबान में इसको हम क्या नाम देंगे, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये जो कार्बन 12 का 12वां हिस्सा है, ये हमारे पास क्या बना, एक स्टैंडर्ड बना, दूसरे एटम के मास को मेजर करने के लिए क्या बना, एक स्टैंडर्ड। जिस तरह हम बाकी चीजों को मेजर करते हैं, एक की चीज, दो की चीज यूज करते हैं, तो इसी तरह ये 1/12 हमारे पास एक स्टैंडर्ड बना एटम के मास को मेजर करने के लिए। तो ये 12वां हिस्सा है जो कार्बन का 1/12 और कार्बन 12, कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा है, इसको केमिस्ट्री की जुबान में हम क्या नाम देंगे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखो 1 MU कितने के बराबर होता है, 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg। अगर आपने 1 AMU को kg में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो ये किसके बराबर होगा, 1.67 10⁻⁻27 kg। बहुत ही कम है, मतलब 10⁻⁻27, ये बहुत ही कम है। तो इसी वजह से एटम बहुत छोटे होते हैं, इसके लिए हम इस तरह छोटे स्टैंडर्ड बनाने होते हैं। अब देखो अगर आप 1 MU को kg में कन्वर्ट करोगे तो किसके बराबर होगा, 1.66 या 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 kg, -24 kg। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्राम में है, ये क्या है, ग्राम, ये ग्राम में है, ये kg और ये क्या है, -24 ग्राम। तो ये हमारे पास किस में बन जाएगा, ग्राम में कितना है, 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम, kg में कितना है, -27 kg। अब देखो रिलेटिव एटॉमिक मास, अगर आपने किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना है, देखो मैंने आपको बताया हमारे पास आइसोटोप्स पाए जाते हैं या नहीं, आइसोटोप्स होते हैं या नहीं। आइसोटोप्स का मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल से पढ़ाया, जिस तरह कार्बन के 2 आइसोटोप, इसी तरह क्लोरीन का आइसोटोप, इसी तरह हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप। तो अगर 3 आइसोटोप्स है ना, तो हमने उसका रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना है। रिलेटिव एटॉमिक मास का मतलब क्या है, जिस तरह हमारे पास हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है, एक, उसी तरह दूसरा, उसी तरह क्या है, तीसरा, 3 मास नंबर वाला, 2 मास नंबर वाला, 1 मास नंबर वाला। हमने कौन सा यूज करना है कैलकुलेशन में अपने आसानी के लिए, तो हमने क्या करना है, इन तीनों में एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज, उसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, उसी को हम ज्यादातर पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो अगर आपने रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना है, फार्मूला क्या है, M1P1 प्लस M2P2 प्लस M3P3 अप टू सो ऑन, जितने भी आइसोटोप होंगे, डिवाइडेड बाय 100। M का मतलब क्या है, उस एलिमेंट का मास, P का मतलब क्या है, उस एलिमेंट का एबंडेंस, वो नेचर में कितना ज्यादा पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं M1P1। उसी तरह M2 का मतलब क्या है, दूसरे आइसोटोप का मास, P2 का मतलब क्या है, उसका एबंडेंस। तो हमारे पास देखो एग्जांपल के तौर पर कार्बन 12 नेचर में कितना पाया जाता है, 98.89%। कार्बन 13 कितना पाया जाता है, 1.11%, सॉरी 1.11% पाया जाता है। अगर मैंने कार्बन का रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना है कि इस नेचर में इसका जो एवरेज एटॉमिक मास है वो कौन सा है, अब देखो कार्बन 12 भी है, कार्बन 13 भी है, तो एवरेज कौन सा होगा, जो ज्यादातर पर पाया जाता है, जो ज्यादातर पर हम कैलकुलेशन में यूज करेंगे। अब वो हम किस तरह मालूम करेंगे, इस फार्मूले से, रिलेटिव एटॉमिक मास इसको देखो, कार्बन नंबर 1 12 मास कितना है, 12 मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव एबंडेंस कितना है, 98.89 प्लस दूसरा हमारे पास क्या है, मास नंबर कितना है, 13 मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव एबंडेंस कितना है, 1.11। देखो उसका मास, उसका रिलेटिव एबंडेंस, मास और रिलेटिव एबंडेंस आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और प्लस करना है, डिवाइडेड बाय 100। कार्बन के 2 आइसोटोप्स, तो हमने 2 दफा लिखना है, फार्मूला समझ आ गया, यानी देखो मास को रिलेटिव एबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है, इसका मास रिलेटिव एबंडेंस मल्टीप्लाई करना है, दरम्यान में प्लस, अगर तीसरा तो आपने फिर लिखना है चौथा। तो हमारे पास 2 है, डिवाइडेड बाय 100, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या करोगे, प्लस करोगे, तो आंसर क्या बनेगा, 1201.11 डिवाइडेड बाय 100, डिवाइड करोगे आंसर क्या बनेगा, 12.01। तो जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो एवरेज, रिलेटिव का मतलब क्या है, एवरेज एटॉमिक मास है हमारे पास कार्बन का, वो क्या है, कार्बन 12, ये ज्यादा तौर पर हम यूज करेंगे। देखो कार्बन 12 आ गया, यानी इसी वजह से कार्बन 12 आ गया रिलेटिव, क्योंकि ये नेचर में ज्यादा भी पाया जाता है। जब आप एवरेज लोगे तो हम कौन सा यूज करेंगे, कार्बन 12, एवरेज में भी हमारे पास कार्बन 12 आ रहा है और नेचर में भी वही ज्यादा पाया जाता है। अब रिलेटिव मास, अब रिलेटिव एटॉमिक मास तो आपको समझ आ गया। अगर अपने मास मालूम करना है, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी आइसोटोप है, उसका मास मालूम करना है, तो यही फार्मूला थोड़ा सा भी अरेंज करना है। AR का मतलब क्या है, उसी तरह रिलेटिव एबंडेंस मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस फिर M2 मल्टीप्लाई बाय A2 प्लस M3 मल्टीप्लाई बाय A3 अप टू सो ऑन, जितने आपको गिवन हो, डिवाइडेड बाय A1।
लेट्स सपोज मैंने M1 मालूम करना है, एग्जांपल के तौर पर इसी फार्मूले को मैं यूज करता हूँ। क्लोरीन 35, क्लोरीन के कितने आइसोटोप से? 2, 35 और 37, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37। लेक्चर पिछले वाले लेक्चर में मैंने समझाया था क्लोरीन 35 75% पाया जाता है, दूसरा हमारे पास क्या है 25% पाया जाता है, दूसरा जो क्लोरीन 37 है। अब उसका मास हमें गिवन नहीं है तो हमें उसका क्या मालूम करना है? मास मालूम करना है। अगर आपने रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना है तो आपने उसका मास नंबर और रिलेटिव एबंडेंस को मल्टीप्लाई करना है। अगर आपने क्या मालूम करना है? मास, रिलेटिव मास मालूम करना है, तब वही फार्मूला M1 देखो मैंने मालूम करना है। M1 इज इक्वल टू 35.5 जरब फार्मूले वाला 100 माइनस M2। हमारे पास M2 क्या है? देखो 35 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो उसका जो रिलेटिव एबंडेंस है वो कितना है क्लोरीन का? 75, तो उसके रिलेटिव एबंडेंस से मल्टीप्लाई करोगे डिवाइडेड बाय A1। A1 मेरे पास क्या है? 25। देखो 25 का मतलब ये है कि इसका मैंने मास नंबर मालूम करना है। देखो जो A1 है ना, मतलब आइसोटोप 1, आइसोटोप 1 का मैंने मास मालूम तो करना है, मगर उसका रिलेटिव एबंडेंस कितना गिवन है? 35, तो मैं सॉरी 25 मैंने यहाँ पर लिख लिया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे 2625, दोनों को माइनस करोगे 925 आएगा डिवाइडेड बाय 25, डिवाइड करोगे आंसर क्या बनेगा? 37 AMU। तो देखो जो क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन है हमारे पास, जिसका मतलब दूसरा क्लोरीन का आइसोटोप क्या है, उसका मास नंबर क्या है? 37। अगर आपने किसी भी आइसोटोप का मास नंबर मालूम करना है तो ये वाला फार्मूला यूज करो। अगर आपने आइसोटोप का रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम करना है तो कौन सा फार्मूला यूज करना है? ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो रिलेटिव एटॉमिक मास किस तरह मालूम करोगे? मास नंबर उसका रिलेटिव एबंडेंस, मास नंबर उसका रिलेटिव एबंडेंस, तो इस तरह मल्टीप्लाई करोगे प्लस करते जाओगे तो डिवाइडेड बाय 100 आपके साथ आ जाएगा। तो देखो जिस तरह रिलेटिव एटॉमिक मास यहाँ पर 12, अगर आपने मास मालूम करना है रिलेटिव मास तो ये वाला फार्मूला यूज करना है। समझ आ गया?